चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जी। हमारे पास चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का 16वां अध्याय है, पांडुरोग चिकित्सितम। जब हम पांडु शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत पीलापन या खून की कमी मतलब एनीमिया का ख्याल आता है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़कर लगता है कि ये सिर्फ हीमोग्लोबिन के कम होने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आयुर्वेद की सबसे खास बातों में से एक है। अच्छा। वो किसी भी रोग को सिर्फ एक लक्षण तक सीमित नहीं रखता। पांडु को सिर्फ त्वचा का रंग फीका पड़ना नहीं माना गया है। आयुर्वेद इसे गहरी चयापचय मतलब मेटाबॉलिक गड़बड़ी के रूप में देखता है, जिसकी जड़ें पित्त दोष में हैं। पित्त दोष में? हाँ। तो आज का हमारा मिशन इसी जटिलता को परत दर परत खोलना है। मतलब ये रोग असल में है क्या, इसके 5 अलग अलग रूप कैसे होते हैं और कैसे ये कामला यानी जॉन्डिस जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकता है। ठीक है, तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हाँ। ये होता कैसे है? स्रोत बताते हैं कि इसमें त्वचा का रंग पीला, सफेद, यहाँ तक कि हरा भी हो सकता है। शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये बदलाव आते हैं? देखिए, इसकी संप्राप्ति यानी रोग के बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समझाई गई है। कहानी का जो मुख्य विलन है वो है बढ़ा हुआ पित्त दोष। ओके। जब कुछ कारणों से पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्रोत कहते हैं कि ये हृदय में जमा होने लगता है। हृदय में? हाँ। फिर बलवान वायु यानी वात दोष उसे एक जोरदार झोंके की तरह पूरे शरीर की धमनियों में फैला देती है। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। यानी पित्त अपनी जगह से हटकर पूरे सिस्टम में फैल जाता है। बिल्कुल। और ये बढ़ा हुआ गर्म पित्त जब त्वचा और मांस के बीच पहुंचता है तो वहां मौजूद कफ, वात और रक्त को दूषित कर देता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। शरीर की धातुएं, खासकर रक्त, अपना स्वाभाविक गुण खोने लगती हैं। यहाँ एक शब्द का जिक्र है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, ओज। स्रोत कहते हैं कि पांडु में सिर्फ रक्त ही कम नहीं होता जी, बल्कि ओज की गुण भी घट जाते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये सिर्फ खून की कमी नहीं बल्कि जीवन शक्ति, हमारी वाइटैलिटी का कम होना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस रोग की गंभीरता है। आयुर्वेद कहता है कि रोगी अल्प रक्त मतलब कम खून वाला तो होता ही है, साथ में शिथिलेंद्रिय भी हो जाता है, यानी उसकी इंद्रियां ढीली और कमजोर पड़ जाती हैं। अच्छा। यही ओज का क्षय है। और इसके कारणों में सिर्फ गलत खान पान नहीं बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी उतनी ही जिम्मेदार है। तो चलिए इन कारणों पर जरा विस्तार से बात करते हैं। खाने पीने में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इस आग को भड़काती हैं? स्रोतों की सूची काफी लंबी है, जैसे बहुत ज्यादा खारा, खट्टा, गर्म और सबसे महत्वपूर्ण विरुद्ध भोजन करना। विरुद्ध भोजन? हाँ, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत गहरा है। जैसे दूध के साथ मछली खाना, ये कॉम्बिनेशन शरीर के अंदर जाकर एक तरह का मेटाबॉलिक टॉक्सिन बनाते हैं जो सीधे पित्त को भड़काता है। इसके अलावा तिल का तेल, उड़द की दाल और पिन्याक यानी तिल की खली का बहुत ज्यादा सेवन भी शामिल है। और हमारे रहन सहन का क्या? हमारी जीवन शैली का भी इस पे असर पड़ता है? निश्चित रूप से। दिन में सोना, भोजन पचने से पहले ही व्यायाम या मैथुन करना और प्राकृतिक वेगों को रोकना जैसे मल मूत्र को रोकना, ये सभी आदतें शरीर के चैनल्स को ब्लॉक करती हैं और दोषों को, खासकर पित्त को, गलत दिशा में धकेलती हैं। लेकिन एक कारण है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो है मन। मन? आप तनाव और चिंता की बात कर रही हैं? तनाव से भी कहीं ज्यादा। स्रोत साफ साफ कहते हैं कि काम, चिंता, भय, क्रोध और शोक में लगातार डूबे रहने से पित्त सीधे हृदय पर असर डालता है और इस रोग को जन्म देता है। वाह! यह शरीर और मन के उस गहरे संबंध को दिखाता है जिसे आधुनिक विज्ञान अब जाकर साइकोसोमैटिक विकारों के रूप में समझने लगा है। ये दिलचस्प है कि मानसिक कारण भी पित्त को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अलग-अलग लोगों में उनके अपने दोष प्रकृति के हिसाब से ये रोग अलग-अलग तरीके से प्रकट होता है? क्या इसीलिए इसके 5 प्रकार बताए गए हैं? बिल्कुल, यही आयुर्वेद के निदान की खूबसूरती है। रोग का नाम भले ही एक हो पांडु, लेकिन वो हर व्यक्ति में उसके बिगड़े हुए दोष के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। अच्छा। जैसे वातज पांडु, इसमें त्वचा का रंग काला पीला और रूखा हो जाता है।
आप वात के गुण जैसे रूखापन, दर्द, हल्कापन इनको लक्षणों में साफ देख सकते हैं। मरीज को पूरे शरीर में दर्द, कमी और कब्ज जैसी शिकायतें होती हैं। यानी इसमें वात के क्लासिक गुण साफ दिखते हैं। तो पित्त वाले पांडु में पित्त की गर्मी और तेजी दिखेगी। एकदम सही। पित्तज पांडु में त्वचा पीली या हरी हो जाती है, शरीर में बुखार और जलन महसूस होती है, बहुत प्यास लगती है और मल मूत्र का रंग भी पीला हो जाता है। ओके। खट्टी डकारें आना और मुंह का स्वाद कड़वा होना भी पित्त के बढ़ने के स्पष्ट संकेत है। और कफश पांडु में भारीपन और सफेदी होगी, जैसा कि कफ का स्वभाव है। बिल्कुल। कफच पांडु में त्वचा का रंग सफेद और चिकना होता है, शरीर में भारीपन, बहुत ज्यादा नींद आना, सूजन जिसे आयुर्वेद में शोथ कहते हैं, और मुंह में मीठापन महसूस होता है। मरीज सुस्त हो जाता होगा। हाँ, मरीज आलसी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, रोग कोई भी हो, दोष अपने मूल स्वभाव के जरिए ही खुद को प्रकट करता है। जैसे वात का रूखापन, पित्त की गर्मी और कफ का भारीपन। सही। और चौथा प्रकार जिसमें ये तीनों मिल जाते हैं, मुझे लगता है एक वैद्य के लिए ये समझना कितना मुश्किल होता होगा कि इलाज कहाँ से शुरू करें। क्या इसीलिए इसे इतना कठिन माना गया? इसीलिए स्रोत इसे सुदुस्सहम कहते हैं। सुदुस्सहम यानी जिसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो। लेकिन पांचवा प्रकार शायद सबसे अनोखा है। कौन सा? मिट्टी खाने से होने वाला पांडु। हाँ, मृद भक्षण जन्य पांडु। ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। लेकिन मिट्टी खाना तो एक बहुत ही अजीब आदत है। क्या स्रोत ये बताते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है या शरीर किसी कमी का संकेत दे रहा है, जैसा कि आज हम पीका को आयरन की कमी से जोड़ते हैं? ये एक शानदार सवाल है। आयुर्वेद इसे दोनों नजरियों से देखता है। ये एक आदत भी है और एक संकेत भी। और दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद इसे भी दोषों के सिद्धांत से जोड़ता है। वो कैसे? खाई गई मिट्टी के स्वाद के आधार पर दोष बिगड़ता है। जैसे कसैली मिट्टी खाने से वात, खारी मिट्टी से पित्त और मीठी मिट्टी से कफ। अच्छा। ये मिट्टी पचती नहीं है और शरीर के सूक्ष्म चैनलों मतलब स्रोतस को ब्लॉक कर देते हैं। इससे ओज, बल और कांति सब नष्ट हो जाते हैं। और इसके लक्षण भी बाकी प्रकारों से अलग होते होंगे? हाँ, इसके कुछ खास लक्षण हैं, जैसे चेहरे, आंखों के गड्ढों और पैरों में सूजन आना, और सबसे महत्वपूर्ण पेट में कीड़े हो जाना, जिसके लिए कृमि कोष्ठ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये तो एक बेहतरीन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि पांडु एक गंभीर और गहरा रोग है। बिल्कुल। अगर इसका सही समय पर इलाज ना हो तो क्या होता है? स्रोतों में कामला का जिक्र आता है, जो जॉन्डिस जैसा लगता है। बिल्कुल। कामला पांडु की ही एक बिगड़ी हुई अवस्था है। जब पांडु का रोगी परहेज नहीं करता और पित्त बढ़ाने वाली चीजें जैसे तला भुना, मसालेदार खाना जारी रखता है, तो पहले से बढ़ा हुआ पित्त और भी ज्यादा भड़क जाता है। ये अत्यंत बढ़ा हुआ पित्त उसके रक्त और मांस धातु को, हम कह सकते हैं, जलाकर कामला पैदा करता है। और इसके लक्षण तो शायद ज्यादातर लोग पहचानते हैं। हाँ, इसमें आंखें, त्वचा, नाखून सब कुछ बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं। मलमूत्र का रंग लाल पीला हो जाता है और शरीर का रंग मेंढक जैसा भेक वर्ण हो जाता है। अच्छा। इसके साथ ही मरीज की इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर में जलन होती है और पाचन शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ भी आयुर्वेद और गहराई में जाता है और इसके 2 प्रकार बताता है। अच्छा, जॉन्डिस के भी प्रकार हैं। हाँ, और ये निदान और चिकित्सा के लिए बहुत जरूरी है। पहला है कोष्ठ शाखाश्रित कामला। कोष्ठ शाखाश्रित। जी, ये मुख्य रूप से पाचन तंत्र यानी कोष्ठ में होता है और विरेचन यानी पर्गेशन से आसानी से ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरा प्रकार शाखाश्रित कामला ज्यादा जटिल है। ये शरीर के गहरे ओतकों यानी शाखाओं में होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पित्त का प्रवाह रुक जाता है, जिससे वो आंतों तक नहीं पहुंच पाता। अगर पित्त आंतों तक नहीं पहुंचेगा तो इसका पाचन पर और मल पर क्या असर होगा? यही इसका मुख्य लक्षण है। चूंकि पित्त ही मल को उसका पीला रंग देता है, उसके न पहुंचने पर मल का रंग सफेद या मिट्टी जैसा हो जाता है। अच्छा। इसके लिए स्रोत तिलपिष्ट निब वर्चस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी तिल की खली जैसा मल। ये तो सीधे सीधे एक तरह के ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का संकेत है। बिल्कुल, जहां पित्त का रास्ता ही बंद हो गया है। और हलीमक, ये नाम तो बहुत कम सुनने में आता है। हलीमक पांडु की एक और भी ज्यादा गंभीर अवस्था है, जिसे आधुनिक विज्ञान में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से जोड़ा जा सकता है।
यह सिर्फ पित्त से नहीं बल्कि वात और पित्त दोनों के एक साथ बिगड़ने से होता है। ओके। इसमें शरीर का रंग सिर्फ पीला नहीं बल्कि हरा, काला या पीला हो जाता है और मरीज की शक्ति और उत्साह, बल, उत्साह, क्षय पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है। हमने समस्या की जटिलता को तो अच्छे से समझ लिया है। यह सिर्फ खून की कमी नहीं बल्कि एक पूरी मेटाबॉलिक प्रक्रिया का बिगड़ना है। तो अब आयुर्वेद इसके समाधान के लिए क्या कहता है? इसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है? क्या सिर्फ आयरन की गोलियां देना काफी है? आयुर्वेद का दृष्टिकोण इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ लक्षण दबाने पर ध्यान नहीं देता बल्कि जड़ पर काम करता है। सिद्धांत बहुत स्पष्ट है और 2 चरणों में बंटा है। सबसे पहले शोधन यानी शरीर की शुद्धि, और फिर शमन यानी बढ़े हुए दोषों को शांत करना और धातुओं का पोषण करना। शोधन, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं। बिल्कुल। यानी सिर्फ दवाएं देने से पहले सिस्टम को साफ करना जरूरी है। एकदम सही। आप इसे गंदे बर्तन में खीर बनाने जैसा समझ सकती हैं। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा, खीर अच्छी नहीं बनेगी। सही बात है। उसी तरह जब तक शरीर के चैनल यानी स्रोतस रुके हुए हैं और दोष बढ़े हुए हैं, कोई भी औषधि ठीक से काम नहीं करेगी। इसलिए पांडु रोगी को पहले स्नेहन कराया जाता है, यानी औषधीय घी पिलाकर शरीर को अंदर से चिकना और नरम किया जाता है। इसके बाद दोषों के आधार पर तीक्ष्ण वमन यानी उल्टी या विरेचन यानी दस्त से उन बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब शरीर शुद्ध हो जाए, उसके बाद का कदम क्या है? शुद्धि के बाद शमन चिकित्सा और पथ्यपा पालन होता है। अब शरीर औषधि ग्रहण करने के लिए तैयार है। इस चरण में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो बचे हुए दोषों को शांत करती हैं और कमजोर हो चुकी धातुओं, खासकर रक्त धातु, का पोषण करती हैं। और साथ में पथ्य आहार भी? जी, ऐसा भोजन जो आसानी से पचे और शरीर को बल दे, जैसे पुराना शाली चावल, जौ और मूंग की दाल का सूप यानी यूष। स्रोतों में कई प्रभावशाली औषधियों का वर्णन है। कुछ प्रमुख योगों के बारे में बताइए जो आज भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, कुछ योग तो हजारों सालों से अपनी प्रभावशीलता साबित कर रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध योगों में से एक है नवायस चूर्ण। नवायस? जी, इसके नाम में ही इसका रहस्य है। नव यानी 9 और अयस यानी लोहा। इसमें त्रिकटु, त्रिफला जैसी 9 शक्तिशाली जड़ी बूटियों के साथ लौह भस्म होती है, जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक आयरन सप्लीमेंट नहीं है। इसके साथ जो जड़ी बूटियां हैं वे पाचन को सुधारती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि लोहा शरीर में ठीक से अवशोषित हो। यह चूर्ण पांडु, हृदय रोग और कामला में बहुत प्रभावी माना जाता है। और आपने सूजन वाले पांडु का जिक्र किया था, क्या उसके लिए कोई विशेष औषधि है? हाँ, उसके लिए पुनर्नवा मंडूर एक अद्भुत औषधि है। ये पुनर्नवा जो अपने सूजन रोधी गुणों के लिए जानी जाती है और मंडूर जो लौह का ही एक शुद्ध रूप है से बनती है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि इसे गोमूत्र में पकाकर तैयार किया जाता है। आयुर्वेद में गोमूत्र को योगवाही माना जाता है। योगवाही मतलब एक ऐसा माध्यम जो दवा के गुणों को शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म चैनलों तक ले जाता है। अच्छा। यह पांडु के साथ साथ सूजन और प्लीहा यानी स्प्लीन के रोगों में जीवनदायी माना जाता है। घी के रूप में भी कोई योग है, क्योंकि आप इस स्नेहन को चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। जरूर। दाढ़ीमाद्य घृत एक ऐसा ही योग है। यह अनार यानी दाड़िम से बना घी है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पित्त को शांत करता है। अनार खुद भी रक्त बढ़ाने वाला माना जाता है, इसलिए यह घी पांडु, श्वास और खांसी जैसे रोगों में बहुत उपयोगी है। स्रोतों में एक योगराज नाम का भी जिक्र है, जिसे अमृत जैसा बताया गया है। ये इतना खास क्यों है? योगराज को एक श्रेष्ठ रसायन माना गया है। रसायन यानी जो न सिर्फ रोग को ठीक करे बल्कि शरीर को फिर से नया कर दे, उम्र के प्रभाव को रोके। इसमें शिलाजीत, लौह भस्म और चांदी का मल जैसी शक्तिशाली चीजें होती हैं। इससे सिर्फ पांडु या कामला नहीं बल्कि कई असाध्य रोगों को ठीक करने वाला बताया गया है। इसका मुख्य काम सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं बल्कि रोगी के बल और ओज को वापस लाना है। तो आज की इस गहन चर्चा से
यह स्पष्ट है कि पांडु रोग को सिर्फ एनीमिया समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। जी। यह पित्त की अधिकता से शुरू होने वाली एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो शरीर के मूल ऊतकों और हमारी जीवन शक्ति यानी ओज पर सीधा प्रहार करती है। हाँ, और इसका उपचार भी उतना ही गहरा और व्यवस्थित है। ये क्विक फिक्स का नजरिया नहीं है। ये पहले शोधन से शरीर को साफ करने और फिर शमन औषधियों और सही आहार से शरीर का पुनर्निर्माण करने का एक समग्र दृष्टिकोण है, जो शरीर और मन दोनों को ध्यान में रखता है। हमारे स्रोतों में मिट्टी खाने से होने वाले पांडु का जो वर्णन है, जिसे आज हम पिका कहते हैं, और जो अक्सर पोषण की कमी से जुड़ा होता है, वो मुझे सोचने पर मजबूर करता है। प्राचीन चिकित्सकों ने सिर्फ लक्षण नहीं देखे, बल्कि उन्होंने मरीज के अजीब व्यवहार को भी निदान का हिस्सा बनाया। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर के संकेत, चाहे वे असामान्य खानपान की इच्छा हो या भावनात्मक उथल-पुथल, असल में किस गहरी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।